हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान का 7वां अध्याय पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इस अध्याय में छात्र और अध्यापक के बीच में बातचीत हो रही है, तो उसमें छात्र और अध्यापक अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टीबू नाम का एक छात्र है और अहमद नाम का कोई टीचर है, जिनके बीच में बातचीत हो रही है। तो किस तरह से है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था कि कक्षा 7 के साथ में बूजो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य जीव अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, वृहद निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभ्यारण्यों एवं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है? वनोन्मूलन एवं इसके कारण। तो वनों को क्यों नष्ट किया जा रहा है और इसके कारण क्या है, ये अब हम पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर हमारे प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है। पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, दूसरा घरों एवं कारखानों का निर्माण, तीसरा फर्नीचर बनाने एवं लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। दावानल मतलब आग के कारण जंगल जल जाते हैं, उसको दावानल बोलते हैं। तो एक क्रियाकलाप है। अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा उन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। वनोन्मूलन के परिणाम, क्या नुकसान होते हैं जंगल को काटने से? पहेली एवं बूजों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। याद कीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को अप्रग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है। वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये प्रश्न बनेगा यहाँ से, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? तो धीरे धीरे उर्वर भूमि मतलब उपजाऊ भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, तो इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व,
गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो एक क्रियाकलाप है, मतलब करने योग्य कार्य है। वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे? इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहली एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पंचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु की ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गनिर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु नियम, विधियां एवं नीतियां बनाती है। वन्य जंतु संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार, पोचिंग बोलते हैं जिसको, इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। वन्यजीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र या निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। एक क्रियाकलाप है 7.3 अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभ्यारण्यों एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखा चित्र में या मानचित्र में भी दर्शाइए। जैवमंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी चित्र 7.1 नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका जिला जो भी है उसमें पहले मेरे ज़िले में कौन कौन से, मेरे देश में, और प्रदेश में फिर मेरे देश। जैसे सबसे पहले मेरे ज़िले में तो आपका ज़िला मान लो अलवर ज़िला है। तो अलवर ज़िले में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का। वन्य जंतु अभ्यारण्य नहीं है। अगर आप जयपुर ज़िले में हैं तो वन्य जंतु अभ्यारण्य मिल जाएगा आपको जयपुर में। ठीक है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर जो मोती डूंगरी है उसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। अगर आप प्रदेश की बात करें, मतलब राजस्थान राज्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्य जंतु अभ्यारण्य देखो कोटा में है।
और बीकानेर में है, जयपुर में है, उदयपुर में है। इस तरह से बहुत सारे वन्य जंतु अभ्यारण्य हैं, छोटे बड़े बहुत सारे हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो जयपुर में है और अजमेर ज़िले में भी है। उसके अलावा सवाई माधोपुर में है, कोटा में है, करौली में है। इस तरह और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी हैं और हमारे देश में तो बहुत सारे हैं। तो देखो यहाँ पर पंचमढ़ी अभ्यारण्य राजस्थान में, पिपरिया, पनार पानी गेट, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चूरना, धैन, बोरी आरक्षित क्षेत्र। देखो यहाँ पर बहुत सारे बताए गए इस नक्शे में, ठीक है। तो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ये जो बताए गए हैं ये सारे सारे क्या हैं, ये आरक्षित क्षेत्र हैं जीव जंतुओं के लिए और पेड़ पौधों के लिए। तो यहाँ पर अब एक नया क्रियाकलाप है 7.4, आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए, उन्हें कैसे रोका जा सकता है, अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए तथा इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते हुए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन या टीक के वृक्षों एवं अन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। यहाँ पर ये प्राणी बताए गए हैं कौन कौन से हैं, जैसे ये जंगली कुत्ता है, इधर को हिरण, और इधर को ये भी सियार के जैसा है जंगली कुत्ता, इधर को ये लेपार्ड है, ठीक है। इधर को कुछ पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर देखो तेंदुआ, जामुन, भेड़िया, चीतल, जंगली कुत्ता, इस तरह के जीव जंतु हैं। पहली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कुछ जंतु एवं पौधे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। साल, सगौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण मतलब भौंकने वाला हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैवमंडल अभ्यारण्य आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। एक क्रियाकलाप और है 7.5, अपने स्थानीय क्षेत्र में वनस्पति जात एवं प्राणी जात की पहचान कर सूची बनाइए। तो विशेष क्षेत्र प्रजाति। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम चित्र 7.3 के पेड़ को, ये पेड़ जो दिखाई दे रहा है, दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत को उदाहरण दिया। विसन, भारतीय विशाल गिलहरी, विसन मतलब बायसन, एक तरह से बैल होता है ये जंगली बैल। भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इसके आवास के नष्ट होने से बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे पर अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। एक क्रियाकलाप और है 7.6, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं का पता लगाइए। वन्य प्राणी अभ्यारण्य। शीघ्र ही पहले ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। उन्हें
वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों एवं जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। कुछ महत्वपूर्ण संकटापन वन्य जंतु जैसे कि काले हिरण, श्वेत आंखों वाले हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। भारतीय अभयारण्यों में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि अथवा बुशलैंड हैं। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग इनका या वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ हम प्राणियों या जंतुओं का संरक्षण करते हैं। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभयारण्य में क्या अंतर है? तो इसके लिए क्रियाकलाप है 7.7 निकट के चिड़ियाघर प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए। वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों या वातावरण में रखा गया है इसका प्रेक्षण कीजिए। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त है? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं या प्राकृतिक आवास में? तो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे अब हम। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक या सागौन इस वन में मिलती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास या शरण भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में पचपन चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। तो यहाँ पर आपको टाइगर दिखाई दे रहा है, एक तरफ जंगली भैंसा, एक तरफ बारहसिंगा। ठीक है, तो वनों, क्या इस वन में बाघ भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है मैं बाघ देख सकता हूँ। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में वनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु, इनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही थी और वे विलुप्त हो सकते हैं। संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधे और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। माधव जी पहेली को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़ और उल्लू इत्यादि को निर्दया से मार डालते हैं और पारितंत्र में इनका महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। इनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में इनका योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, जिसके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे
जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। बूझो पूछ रहा है, मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड भी हो। रेड डाटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर www.vil.gov.in/eveninvis/primates पर ये जो लिंक दे रखा है इस पर आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, जैसा कि पहेली ने कक्षा 7 में पढ़ा है। क्या होगा कि जब हमारे पास लकड़ी ही नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हमें वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है यदि कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। कागज़ का पुनर्चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज़ को 5 से 7 बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज़ की बचत करता है तो हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इनका पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग से आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? तो पुनर्वनरोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्वनरोपण है। पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो वह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक वन पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उनके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी ने बच्चों को वापस चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। तो बच्चों, ये था हमारा एक छोटा सा अध्याय। तो इसके कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति हम अभी करते हैं। देखिए, पहला, वह क्षेत्र जहाँ जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं तो क्या होता है? वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? ये वहाँ की जंतुजात कहलाती है, ठीक है, या स्पेशल स्पीशीज कहलाती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से
जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। ठीक है, मौसम में परिवर्तन के कारण वहाँ से वो करते हैं, पलायन करते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? देखो, वन्य प्राणी उद्यान क्या होता है? जहाँ पर बहुत तरह के वन्य जीवों को एक स्थान पर रखा जाता है और उनके लिए वहाँ पर वो परिस्थितियाँ जुटाई जाती है जिनमें वो रहता है। एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र वो होता है जहाँ पर कोई जीव जंतु जन्म से पैदा हुआ और वहीं पर रहता है, तो उसका जो आसपास का क्षेत्र है उसको संरक्षित कर दिया जाता है, तो वो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य। चिड़ियाघर में समस्त प्रकार के जीव जंतुओं को एक जगह इकट्ठा रखा जाता है ताकि लोग उन्हें देख सकें और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। एवं अभ्यारण्य एक जंगल होता है जिसमें सभी जीव जंतुओं को अलग अलग अपने प्राकृतिक आवासों में रखा जाता है। ठीक है। संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज। ऐसी संकटापन स्पीशीज वो होती है, ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो संकट में, मतलब उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। एवं विलुप्त स्पीशीज, ऐसे प्राणी या पेड़ पौधों की प्रजातियां जो लगभग इस दुनिया से खत्म हो चुकी हैं, तो वो विलुप्त स्पीशीज कहलाती हैं। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। देखो, वनस्पति जात एक स्थान विशेष पर पाए जाने वाली वनस्पति को वनस्पति जात कहते हैं और एक विशेष स्थान पर ही पाए जाने वाले प्राणियों को प्राणी जात कहते हैं। ठीक है। आगे है वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वन्य प्राणी। देखो, अगर जंगल में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो प्राणियों के लिए आवास और भोजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे वो खत्म होते चले जाएंगे। पर्यावरण। अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे या जंगल खत्म हो जाएंगे तो पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वर्षा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी, विश्व उष्णन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अकाल और सूखा पड़ने लगेगा। गांव या ग्रामीण क्षेत्र। अगर ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण जो वनोन्मूलन हुआ है, वनोन्मूलन के कारण जितना प्रभाव नहीं पड़ेगा उतना प्रभाव ये गाँव के ख़त्म होने से पड़ जाएगा। कारण क्या है कि गांव में जो खेत होते हैं उनके किनारों पर बहुत सारे पेड़ होते हैं। फसल भी एक तरह से पेड़ पौधों को काम करती है, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करने का काम करती हैं। शहरी क्षेत्र में देखो, आजकल लोग शहरों में भी पेड़ पौधे लगा के रखते हैं, अपने घरों के आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे लगा के रखते हैं। अगर शहरी क्षेत्र पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे तो अगर शहरी क्षेत्र ख़त्म हो जाते हैं तो वैसे तो प्रकृति के लिए सही हो जाएगा, लेकिन मनुष्य के लिए ठीक से नहीं होगा। पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिससे पृथ्वी पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। अगली पीढ़ी। यदि इस पीढ़ी ने सभी प्राकृतिक संसाधनों और वनों का पूर्णतः दोहन कर लिया तो अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा और अगली पीढ़ी इन सबसे वंचित रह जाएगी। ठीक है। आगे प्रश्नों को आप स्वयं कीजिए, कोई ज़्यादा बड़े कठिन प्रश्न नहीं है, सीधे सीधे प्रश्न आप देने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे तो उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।